अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.1 है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अब जो डिस्टेंस होता है वो मुकम्मल रास्ता होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर किया होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करती है तो ये उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा जो उसने कवर किया है। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब हमने देखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में कब बराबर होते हैं। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक बराबर होंगे। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस जो उसने कवर किया है। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट शो करूँगा तो वो भी इस तरह स्ट्रेट ही आएगा। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं होंगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम आएगी। जैसे ही हमने जो पहली एग्जांपल डिस्कस की थी, इसमें ए से बी पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट ने कर्व की फॉर्म में फासला कवर किया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज किया है, तो यहाँ पर इसके डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। अब इसी चीज़ को आपने थ्योरी में लिख देना है। पहले आपने डिफाइन करना है, डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस वो फासला होता है जो एक ऑब्जेक्ट मुकम्मल कवर करता है। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट फासला होता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। They are equal only when an object moves in a straight line without changing direction. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में सिर्फ तब ही बराबर हो सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। दे आर नॉट इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन, और वो इक्वल नहीं होंगे जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीजेस बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.2 पे। When a bullet is fired, its velocity with which it leaves the barrel is called muzzle velocity of the gun. जब भी हम किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं ना, तो जिस वेलोसिटी से वो बुलेट उस गन से निकलती है उस वेलोसिटी को नाम दिया जाता है मजल वेलोसिटी का। आगे वो बता रहा है, द मजल वेलोसिटी ऑफ वन गन विद अ लॉन्गर बैरल इज लेसर देन दैट ऑफ अनदर गन विद अ शॉर्टर बैरल। बैरल क्या होती है, आपने ये जो गन का अगला हिस्सा देखा होगा, पाइप नुमा जहाँ से गोली निकलती है, इसको बैरल कहते हैं। तो वो बता रहा है कि जिस गन का बैरल लंबा होता है वहाँ से निकलने वाली गोली की जो मजल वेलोसिटी है वो कम होती है, और जिस गन का बैरल छोटा होता है वहाँ पर मजल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब वो हमसे पूछ ये रहा है, इन विच गन इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर, एक्सप्लेन योर आंसर। किस गन में से निकलने वाली बुलेट की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, ये आपने बताना है। आपने एक्सेलरेशन की डिफाइन पढ़ी होगी कि वेलोसिटी में कितने टाइम में कितना चेंज आता है, और इसका फार्मूला था डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इस फार्मूले से हमें पता लग रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, और दूसरा कितने टाइम में चेंज आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज बहुत थोड़े टाइम में आता है तो एक्सेलरेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को इस गन वाली एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं ये वाली गन जिसका बैरल लंबा है। जो गोली इस गन के अंदर से निकलेगी तो इसके लॉन्ग बैरल की वजह से इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ से निकलने में, लिहाजा यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ज़्यादा टाइम में आ रहा है। तो फार्मूले में देखें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कम हो गई है। इसका मतलब ये लॉन्गर बैरल वाली गन की जो एक्सेलरेशन है वो कम होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस गन को जिसका बैरल छोटा है। अब इस गन में से जो बुलेट निकलेगी उसको टाइम कम मिलेगा, लिहाजा यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कम टाइम में आएगा। तो फार्मूले में देखें टाइम कम है और एक्सेलरेशन यहाँ पर फिर ज़्यादा हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गन में से जो बुलेट निकलेगी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इन्हीं बातों को आपने थ्योरी में लिख देना है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इज़ लार्जर इन द गन विथ शॉर्टर बैरल। जिस गन का बैरल छोटा है वहाँ से निकलने वाली जो बुलेट है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब आपने इसकी रीज़न लिखनी है। बोथ द बुलेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब दोनों में से जब बुलेट हमने फायर की तो पहले बुलेट रेस्ट में थी, बट द बुलेट इन द शॉर्टर बैरल रीचेस अ हायर मजल वेलोसिटी इन शॉर्टर टाइम एंड ओवर अ शॉर्टर डिस्टेंस। लेकिन ये जो स्मॉल बैरल वाली गन है, यहाँ से जो बुलेट निकलेगी वो कम टाइम में निकलेगी और उसने फासला भी कम ट्रैवल किया है, लिहाजा यहाँ पर मजल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और एक्सेलरेशन भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3। फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड। एक ट्रिप कंप्लीट हुआ है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है। कंप्लीट ट्रिप का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल मंजिल तक पहुंच जाए तो हम कहते हैं इसका ट्रिप कंप्लीट हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें लाहौर से कराची जाना है और हम कराची पहुंच जाते हैं तो ये हमारी एक ट्रिप कंप्लीट हो गई है। इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव। अब जो उस कंप्लीट ट्रिप का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया गया ना, उसकी वैल्यू निकली पॉजिटिव। अब वो पूछ हमसे ये रहा है कि इज़ इट पॉसिबल दैट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड द नेगेटिव वैल्यू, गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। अब आपने बताना ये है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी तो पॉजिटिव निकली है, लेकिन जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि पूरे ट्रिप में किसी टाइम वो नेगेटिव हुई है या नहीं हुई, इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक गाड़ी ने निकलना है और उसने जाना है इस बी पॉइंट तक। जब वो इस बी पॉइंट तक पहुँच जाएगी उसकी ट्रिप मुकम्मल हो जाएगी। अब ये गाड़ी निकलती है तो रास्ते में ये कहीं पे सीधी जाएगी, कहीं पे मुड़ेगी, कहीं पे थोड़ा सा वापस भी आएगी, लेकिन करते जाते ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगी। तो इसका ट्रिप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपने अब पता यह लगाना है कि इस गाड़ी का ये जो ट्रिप कंप्लीट हुआ है, इस पूरे ट्रिप में किसी पॉइंट पर उस गाड़ी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो नेगेटिव हुई है या नहीं हुई। आप अगर गौर करें तो इस पॉइंट पर जो गाड़ी है उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स किया है, नहीं वो वापस आई है थोड़ा सा। इसका मतलब यहाँ पर जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। तो इससे हमें ये बात पता चली कि जब भी कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट एक ट्रिप मुकम्मल करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सीधा ही जाएगा, वो कहीं पर वापस भी मुड़ सकता है। और जब वो वापस मुड़ेगा तो वो उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो यही बात हमने इसमें आंसर में लिखनी है। येस इट इज़ पॉसिबल डैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुड हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ये बात पॉसिबल है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट में मूव बैकवर्ड एट सम मोमेंट। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट या गाड़ी जब वापस मुड़ेगी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। सिंस एवरेज वेलोसिटी डिपेंड ऑन द नेट डिस्प्लेसमेंट विच इज़ पॉजिटिव फॉर द कंप्लीट ट्रिप, द एवरेज वेलोसिटी विल स्टिल बी पॉजिटिव। अगरचे किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है पूरी ट्रिप की वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि गाड़ी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया और वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.4। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम t। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। उसने हमें एक एग्जांपल दिया है कि एक हमारे पास इस तरह से बॉल है, उस बॉल को हम कुछ वेलोसिटी देकर ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाएगी और फिर वापस से ज़मीन की तरफ लौट आएगी। अब आपके सामने ये एक मोशन हुआ है कि बॉल को हमने तो वेलोसिटी के साथ फेंका है, बॉल ऊपर गई, फिर वो वापस ज़मीन की तरफ आई है। तो इस मोशन को इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही एक्सप्लेन कर रहा है, आपने वो ग्राफ ढूंढना है और फिर आपने उसकी वजह भी बतानी है। अब पहले हम ग्राफ फाइंड करते हैं जो इसकी मोशन को एक्सप्लेन करेगा। हमने जब इस बॉल को फेंका था तो इसको कुछ वेलोसिटी देकर फेंका था, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती गई इसकी वेलोसिटी कम होती गई, क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। और जैसे ये इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची तो कुछ लम्हे के लिए इस बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। जब इसने वापस नीचे आना शुरू किया तो इसकी फिर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई। तो हमने इन ग्राफ में से ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, वो फिर कम होती गई, ज़ीरो हुई और फिर दोबारा से बढ़ना शुरू होगी। अगर आप देखें तो ये जो सी वाला ग्राफ है ना, ये सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को। जब हमने इस बॉल को ऊपर फेंका था तो इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, तो वो वेलोसिटी उसने यहाँ पर शो कर दी है।
जैसे ये बॉल ऊपर जाती गई इसकी वेलोसिटी कम होती गई, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर इस बॉल ने वापस नीचे आना शुरू किया तो इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ती गई, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है क्योंकि ये वापस आ रही है ज़मीन की तरफ। अब हम इसी चीज़ को थ्योरी में लिख देते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है द करेक्ट ग्राफ इज सी। चारों ग्राफ में से जो सही ग्राफ है वो है सी। उसकी फिर आपने रीज़न लिखनी है कि व्हेन द बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हमने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव, तो हमने उसको कुछ वेलोसिटी देकर फेंका था। ड्यू टू द कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी द वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती गई उसकी वेलोसिटी कम होती गई क्योंकि उस बॉल को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। At the highest point of the motion which occurs at time t/2 the velocity becomes 0। जैसी बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। आफ्टर दिस इंस्टेंट द बॉल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो बॉल वापस ज़मीन की तरफ आना शुरू करती है। सो इट्स वेलोसिटी बिकम नेगेटिव एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड अंटिल इट रीचेस द ग्राउंड एट टाइम t। और जैसे ही नीचे आना शुरू करती है तो इसकी वेलोसिटी वापस से बढ़ना शुरू कर देती है और ये फिर आकर ज़मीन से टकरा जाती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2.5। इसमें भी उसने हमें एक फिगर दी है। द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेवल ऑफ अ साइकिलिस्ट। इस फिगर में देखें तो हमें एक ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ एक साइकिलिस्ट है जिसने साइकिल चलाई है और कुछ ट्रेवल किया है। फाइंड द वेलोसिटीज फॉर द सेगमेंट ए बी एंड सी। इस ग्राफ में उसने 3 सेगमेंट बनाए हुए हैं, जैसे ये सेगमेंट ए है, फिर ये सेगमेंट बी है, फिर ये सेगमेंट सी है। तो वो कह रहा है कि आपने इन तीनों सेगमेंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये जो ग्राफ है ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसमें एक्स एक्सिस पर हमें उसने टाइम दिया है मिनट्स के अंदर और वाई एक्सिस पर उसने हमें डिस्टेंस प्रोवाइड किया है किलोमीटर के अंदर। इस ग्राफ को अगर आप थोड़ा सा समझें तो यहाँ से साइकिलिस्ट ने चलना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी वहाँ पर बढ़ती जा रही है। फिर इस पॉइंट पर जाकर यहाँ पर उसने 2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। फिर ये साइकिलिस्ट यहाँ पर कुछ देर रुका। कुछ देर रुकने के बाद इसने वापस आना शुरू कर दिया और अब वो वापस आते आते जहाँ से उसने जर्नी अपनी शुरू की थी वो वहाँ पर पहुँच गया है। टाइम जो उसको लगा है इस पूरे सफ़र को मुकम्मल करने का वो लगा है 20 मिनट का, और फासला उसने जो कवर किया है 2 किलोमीटर उसने जाने का किया है और 2 किलोमीटर उसने आने का किया, यानी 4 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किए। अब पहले हम फाइंड करते हैं इस ए सेगमेंट की वेलोसिटी। उसमें अगर आप देखें तो जो टाइम निकल रहा है वो निकल रहा है 6 मिनट और जो डिस्टेंस उस साइकिलिस्ट ने कवर किया वो किया है 2 किलोमीटर। अब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा सेगमेंट ए। सेगमेंट ए में जो टोटल डिस्टेंस उस साइकिलिस्ट ने कवर किया है वो किया है 2 किलोमीटर का और जो उसको टाइम लगा है वो लगा है 6 मिनट का। अब हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस टोटल कवर हुआ है 2 किलोमीटर का और टाइम लगा है 6 मिनट। अब हम आ जाते हैं इस सेगमेंट बी पर। सेगमेंट बी पे अगर देखें तो वो यहाँ तक तकरीबन आ रहा है। टाइम इसका देखें तो 6 मिनट से स्टार्ट हो रहा है और 10 मिनट तक, यानी तकरीबन 4 मिनट इस सेगमेंट बी के हैं। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस अभी भी 2 किलोमीटर का है, यानी टाइम बढ़ गया लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब हुआ सेगमेंट बी के अंदर वो जो साइकिलिस्ट है उसने कोई फासला ट्रैवल नहीं किया, वो वहाँ पर आगे रुक गया। तो आपने लिखना है डिस्टेंस कवर्ड 0 किलोमीटर, डिस्टेंस यहाँ पे कवर ही नहीं हुआ और टाइम लगा 4 मिनट। और जब आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे चूँकि डिस्टेंस कवर ही उसने नहीं किया तो वेलोसिटी यहाँ पर 0 आएगी क्योंकि साइकिलिस्ट स्टेशनरी था, वो मूव ही नहीं किया। उसके बाद ये लास्ट में स्टार्ट हो जाता है सेगमेंट सी। सेगमेंट सी देखें तो वो यहाँ से शुरू हो रहा है और तकरीबन वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। टाइम की बात करें तो तकरीबन 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक सेगमेंट सी है, यानी यहाँ पर उस साइकिलिस्ट ने जो टोटल टाइम लिया है वो लिया है 10 मिनट का। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जब उसने सेगमेंट सी स्टार्ट किया तो उसका डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, लेकिन बाद में उसका डिस्टेंस एंड पे ख़त्म होते हुए क्या हो गया 0 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइकिलिस्ट ने सेगमेंट सी में वापस आना शुरू कर दिया था पहुंचने के बाद। तो यहाँ पर उसने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है 2 किलोमीटर का, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में किया है, लिहाजा यहाँ पर हम डिस्टेंस की वैल्यू माइनस में लेंगे। अब फाइंड हम कर लेते हैं इस सेगमेंट सी की वेलोसिटी।
तो डिस्टेंस उस साइकिलिस्ट ने कवर किया है यहाँ पर 2 किलोमीटर का, क्योंकि वो यहाँ पर वापस मुड़ गया था, लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन। टाइम उसको लगा है 10 मिनट्स का, तो वेलोसिटी के लिए हम डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे -2 किलोमीटर और टाइम यहाँ पर 10 मिनट है, तो जब आप फाइंड करेंगे आपका आंसर आएगा -0.2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास तीनों सेगमेंट की जो वेलोसिटीज़ हैं वो फाइंड हो गई हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2.6, इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो? इफ़ यस देन गिव एन एग्जांपल ऑफ सच अ केस। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि ये मुमकिन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की किसी लम्हे वेलोसिटी ज़ीरो हो लेकिन उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, और अगर ये मुमकिन है तो आपने इसकी एग्जांपल देनी है। इसकी एग्जांपल वही बॉल वाली है जो हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस की थी कि जब हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो ऊपर जाती है फिर वापस से नीचे की तरफ आ जाती है, लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है यानी ये वाला पॉइंट, यहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी कुछ देर के लिए ज़ीरो हो जाती है, लेकिन इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती क्योंकि इस बॉल को हर टाइम ज़मीन एक्सेलरेशन के साथ ग्रेविटी की फोर्स के साथ नीचे की तरफ खींच रही है, तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने लिखना है येस इट इज़ पॉसिबल व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब हम बॉल को सीधा ऊपर फेंकते हैं इट्स वेलोसिटी बिकम ज़ीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर अ मोमेंट। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यानी ये वाला, यहाँ पर जाकर कुछ लम्हे के लिए इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, बट इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग ऑन इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होता है क्योंकि ज़मीन इसको ग्रेविटी के फोर्स के साथ खींच रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पर आपके इस चैप्टर नंबर 2 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।